पड़ेगी। लेकिन आज ऐसा कोई सा भी मुझे लगता है कि वैसा अछूता नहीं है जहां पे उन्होंने कलम नहीं चलाई है। चंद्रकांता का उपन्यास है कथा सत्तिसर। अब सांप्रदायिकता की भी बात हो रही थी, बहुत सारे से पहलू हैं जिन पर वो कलम चलाती हैं। मैं सरहद की बात कर रही थी। गीतांजलि श्री के ही उपन्यास में मैं आती हूँ फिर से। और दादी जो है पाकिस्तान जाती है, वहां उसे जो है वीजा मांगा जाता है, तो कहती कि मोहतरमा आप जानती हैं आप बिना वीजा के हैं, वीजा मेरे लिए क्या, आज तक नहीं माना, अब इस उम्र में मानूंगी, 80 साल की हो चुकी है। माँ कहती है जिसे 100 बरस की है कि 200 की सदियों से सदियों तक आप बिना वीजा के हैं। चंदा को बिना वीजा भेज दिया था, आपका पता भारत का है, जो यहाँ से बहुत दूर है वो तो जहाँ है वहाँ है, तुम दूर हो पुत्र, हम यहीं के हैं, आप यहाँ आई हैं। नहीं पुत्र, मैं आई नहीं, यहाँ से गई हूँ। और जो सरहद की दीवार, जो बॉर्डर, जो लकीर खींच दी गई थी 1947 में, ये आप इसको देखिए, मैं यहाँ पर, और सिकंदर और गिनाने लगती है कि सदियों से कौन यहाँ खिंचाया, सिकंदर, तैमूर, बाबर, अहमद शाह, गोरी, गजनवी, रेशम, लोहा, सोना, सब इस पर कुर्बान। इसकी पथरीली जमीन की छटा देखो जरा, वाह वाह, कहीं अंगूठी, कहीं लॉकेट, कहीं कंगन तराश दिए हो, जो खैबर की वनस्पति ने प्यार से अपने अंगों पर चढ़ा लिए हैं। तो जादू तो है, किसी का भी आने को जी अकुलाएगा। सिर हिला हिला और साथ में छड़ी बोली। आप देखिए कि जो पाकिस्तान और भारत, लोग बस से बॉर्डर खींच दिया गया, सरहद बना दी गई, लेकिन जो लोग जहाँ के थे, थोड़ा बहुत हेर फेर है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो जहाँ के हैं वही वो कह रही हैं कि आप यहाँ आई नहीं पुत्र, मैं आई नहीं, यहाँ से गई। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को ये बोला गया कि आप भारत जाना चाहे तो भारत चले जाए, पाकिस्तान जाना चाहे तो पाकिस्तान चले जाए, ये उनके ऊपर तय कर दिया गया था। और आप तो बिना बेवजह जो है बहुत सारी चीजों का हवाला देकर, कुछ भी होता है तो सीधे कहा जाता है, आप थोड़ी सी अपने वजूद, अपनी अस्मिता की मांग करने लगते हैं तो आपको पता ही है कि क्या बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। और फिर सरहद की बात गीतांजलि श्री कहती है, ये महिला ही कह सकती है। मैंने अभी तक इस तरह से पुरुष लेखन में नहीं देखा कहीं कि वो जो दो मुल्कों को मिलाने की बात है, कि वो चाहती है कि वो प्रेम, और वो प्रेम के माध्यम से, इसमें भी जो है जो माँ है वो पाकिस्तान जाने की बात करती है कि सरहद बंद नहीं करती, खोलती है, आकार बनाती है, किनारा सजाती है, किनारी का इस तरफ भी खिल जाता है और उस तरफ भी, नक्काशी कर लो, बेल बूटे टिपका दो, असली नगीने लगा दो, क्या है बॉर्डर, वजूद को उभारता, ताकत देता, न कि चीरता। सरहद जो होती, उनका आर पार, उनका पार, सुंदर सरहद पर प्यार और इज्जत, सरहद में बच्चों का स्लाइड की हंसो और फिसल इधर उधर। आप देखेंगे कि गीतांजलि श्री की जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा शैली, एक नए अनूठे तरह का वो प्रयोग करती है, एकदम अलग। आप पढ़िएगा, आपको खुद पढ़कर लगेगा जो पारंपरिक लेखन है, जो भाषा शैली है, उससे एकदम इधर हटकर उनकी भाषा है। और आप देखिए कि लोगों के मन में जिस तरह की एक वैमनस्यता बसी हुई है, जो एक सांप्रदायिकता का बीज बना हुआ है, उसको अपने इस उपन्यास में कैसे वो तोड़ती है। कहती है कि है कहाँ सरहद, मियाँ एक पर पिछवा ने झंडा फहरा दिया, सरहद बन गई। जोगिंदर पाल के दीवाने मौलवी साहब तो कराची पहुंच गए, पर उनके लिए सरहद नहीं बने। वो मानते रहे कि वो अपने उसी पुराने लखनऊ में आबाद है। तुमने अपने मन में सरहद बना दी, नाम बदल लिए, जगह तो वही रही, लोग वही रहे। सरहद लालचियों के हवाले न करो। ये लालची आप समझ सकते हैं, राजनेता। सरहद लालचियों के हवाले न करो, उनके लिए खून और जुल्म मुफ्त मत मानो बॉर्डर को, बॉर्डर से अपने टुकड़े मत करो। हम ही हैं, हम ही मतलब आम जनता, हम ही हैं, हम नहीं मानेंगे तो ये दीवार नहीं रहेगी। तो ये जो है मुझे इस उपन्यास में जो सबसे मुझे लगता है कि मजबूत पक्ष की, जिस तरह से एक अहम, एक जिसको जो हम कहते हैं झूठा
वजह से वे राजनीतिक कारणों की वजह से एक सरहद या बॉर्डर खींची गई, उसको जो है गीतांजलि श्री अपने उपन्यास में, और ये 21वीं सदी का उपन्यास आप देखिए कि जहाँ जहाँ लेखन जितनी दूरदृष्टि जो है पुरुषों की नहीं की उससे कहीं आगे जो है मुझे लगता है कि गीतांजलि श्री उधर हस्तक्षेप करती हैं। इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जो है अलका सराकी का एक उपन्यास है एक ब्रेक के बाद। इस उपन्यास में जो है 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण आया था और उस उदारीकरण से किस तरह से उसके बाद बाजार कैसे जो है हावी हुआ लोगों के, आप देखेंगे कि बाजार इस कदर हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है कि हम चाहते हुए भी उसे नहीं निकाल सकते। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह का एक अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाने लगी है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जो हम आप बात कर रहे हैं। आज तक का न्यूज चैनल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो है सना करके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में न्यूज रिपोर्टर है, और कैसे कैसे जो ये टेक्नोलॉजी जो है पता चलेगा, आप देखेंगे कि एक समय के बाद मनुष्य को जो है क्या है हर जगह से बेदखल करती जाएगी। ये मनुष्य ही, हम अभी एक जगह में पढ़ रही थी जिसमें बार बार जो वृद्ध समाज है वो ये कहता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हो रही है, वो उसको जो है जहाँ जाना चाहिए वो हमारी बात नहीं सुनती है और मोबाइलों पर जो है आजकल लगी हुई है। आप देखेंगे कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ी बेरोजगारी अभी आने वाली है। और जब न्यूज रिपोर्टर जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या भारत में अभी है, ऐसे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो तो समय और वक्त अभी धीरे धीरे बता रहा है कि जहाँ पे रोजगार देने चाहिए वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ऐसे लोगों को तैनात किया जा रहा है कि अब ये काम जो है मशीनों द्वारा, जो मनुष्य निर्मित जो रोबोट है, मानवीय रोबोट है, वो काम करेंगे। तो इस पर भी जो है बहुत सारी लेखिकाओं ने अपने कलम चलाए हैं। इस तरह की समस्याएं भी जो उपन्यास में आ रही है। और आप देखेंगे कि प्रांतीयता, भाषा, नस्ल, राष्ट्र, लिंग, वर्ग के अंतर्द्वंद से निर्मित जो आधुनिक पात्र है, उनका एक उपन्यास अलका सराबी का एक ब्रेक के बाद, उसमें जो पात्र है वो अपने अस्तित्व की पहचान में लगे हुए, उसकी तलाश में लगे हुए हैं। और उसमें वो लिखती है पेज नंबर 11 में कि इस देश की 1 अरब जनता अब एक साथ सपने देख रही है। फर्क यही है कि किसी के सपने छोटे तो किसी के ज्यादा बड़े सपने हैं। और ये सपने जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्या ये सपने साकार हो पाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर भी जो है लेखन चलाया जा रहा है। और 21वीं सदी का आप देखेंगे कि जो पहला दशक था उसमें, या जब 70 के दशक में स्त्री लेखन शुरू हुआ, जिसमें कृष्णा सोपती को आप पढ़ते हैं, उनकी मित्रों मर्जानी जैसे उपन्यास आते हैं, या मैत्री पुष्पा जो लेखन करती हैं, कि वो जो एक लीग थी जहाँ पे स्त्री देह की बात हो रही थी, तो सारे जो है परंपरा की बार बार स्त्री लेखन पर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि इसमें तो ज्यादातर जो है परिवार के जो विघटन है, जो मातृत्व का सवाल है, या फिर आप देखेंगे जो स्त्री पुरुष संबंधों की जो बात है उस पर बार बार लेखन हो रहा है। लेकिन उस तरह की जितने भी छंद थे, जितने भी जो पारंपरिक विषय थे, उन सबको आज की जो लेखिकाएं हैं वो तोड़ रही है। उनका लेखन जो है निरंतर समय के साथ चल रहा है, और उसमें एक स्पष्ट बात जो आपको दिखाई देगी वो आत्म स्वाभिमान की बात है कि मैं जो वहां पर जो नहीं उठूंगी, और अगर उठूंगी तो नहीं उठूंगी। तो इसे देखे जाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। सुशीला टागोरे का एक उपन्यास आया था, तुम्हें बदलना होगा, 2015 में ये आया था। और चूंकि जनरली जब उपन्यासों की और स्त्री लेखिकाओं की बात होती है तो दलित स्त्री लेखिकाओं को बहुत इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि आप देखेंगे कि इस उपन्यास में तुम्हें बदलना ही होगा, सुशीला टागोरे जैसी लेखिका, ये एक तरह से उनकी कोशिश है कि हमारे मन में जो जाति से संबंधित जो जकड़ता है
उसको तोड़ने जाने की ज़रूरत है। और वो अंतर्जातीय विवाह की बात करती है क्योंकि लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने कहा था कि जो जाति का सवाल है, जो रोटी बेटी का सवाल है, रोटी बेटी का सवाल जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी के जरिए जो है क्या होगा, समाज में जो एक जातिगत व्यवस्था है उसका खात्मा इसी के जरिए हम कर सकते हैं। उन्होंने अपने पात्रों के जरिए जो है वो प्रेम के माध्यम से उस व्यवस्था को, जातिगत व्यवस्था को तोड़ने का भी काम किया है। चूंकि मेरे पास नोट आ चुका है इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यही अंत में यही कहना चाहूँगी कि जितने भी स्त्री उपन्यास हैं, जो स्त्रियों का जो लेखन है वो अपनी पहचान के साथ, और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर वो लेखन चला रही हैं और उनको कब तक नहीं आका जाना चाहिए। वो पुरुषों से कोई ओर नहीं लगा रही है, पुरुषों के साथ समाज में जो है एक जिसको कहते हैं कि मानवता स्थापित करने की बात, सिस्टरहुड की बात वो करती है, मानवता स्थापित करने की बात करती है और साथ चलने की बात करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहमान सरपा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया, और आप सभी का धन्यवाद जिसे आप लोगों ने सुना। बहुत धन्यवाद मैम। मैम का वक्तव्य कई दिशाओं में गया और स्त्री लेखन के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैम ने बात की। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ जोड़ना चाहूँगी। मैम जब बात कर रही थी तो उन्होंने एक बिंदु उठाया कि कैसे गीतांजलि श्री के रेत समाधि में भाषा में एक बहुत लाक्षणिकता है जो कहती है कि नई उठूंगी। पिछले शताब्दी के महान लेखक माने जाने वाले V.S. नॉयपॉल ने इसी शताब्दी में एक बार ये कहा था कि किसी भी स्त्री लेखिका विशेष तौर पर जो फिक्शन लिखती है उसका मात्र एक पैराग्राफ पढ़ के मैं ये बता सकता हूँ ये किसी महिला के द्वारा लिखा गया है। और ये बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी और ये कहीं ना कहीं इस तरफ उनका इशारा था कि महिलाओं का लेखन बहुत सीमित होता है। लेकिन इन सभी पूर्वाग्रहों से लड़ते, जूझते और संघर्ष करते हुए स्त्रियों ने जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और हिंदी की जो पूरी उपन्यासों की दिशा है उसमें वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। चूंकि समय कम है, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के मैं अपने अगले वक्तव्य के लिए डॉक्टर प्रेम तिवारी सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर कथानक की बदलती दिशा और गति विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। कथानकों के स्तर पर पिछली शताब्दी में बहुत से प्रयोग हुए हैं, बहुत अलग तरह के कथानकों को हमने इस दौर में देखा है और जो बनी बनाई पर पार्टी है वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई देती है शिल्प और संवेदना के स्तर पर। तो सर इस पर विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर प्रेम तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने बनारस का साहित्यिक इतिहास विषय पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। जनवादी लेखक संघ दिल्ली के वो सचिव हैं और हिंदी विकास संस्थान के वो उपाध्यक्ष भी हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य में आपकी गहरी रुचि है और ये लगातार सामाजिक मंचों से, साहित्यिक मंचों से जन आंदोलनों को बढ़ावा देते रहते हैं। तो ऐसे में सर का वक्तव्य निश्चित तौर पर कथा साहित्य को नई दृष्टि से देखने का प्रयास होगा। मैं सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों, किसी सभागार में नंगे पैर खड़े होकर बोलने का यह पहला अनुभव है। बहुत अद्भुत अनुभव है, मजा आ रहा है। लग रहा है कि मैं अपने गांव की जमीन पर खड़ा और अपने गांव वालों मंच पर उपस्थित आदरणीय मन शर्मा जी, रहमान साहब, प्रियंका सोनकर जी, मोहम्मद तारिक अली साहब, अरुंधति और सभागार में उपस्थित साहित्य अनुरागी मित्रों, दादा साहब, आप लोगों को संबोधित करते
करते हुए मैं 20 मिनट में अपनी बात कह दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इदारा अदब इस्लामी हिंदी द्वारा आयोजित ये जो 3 दिवसीय सेमिनार है, इसमें जो विषय रखा गया और इस विषय पर बोलने के काबिल मुझे समझा गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। उर्दू की तरह हिंदी उपन्यासों की भी समत और रफ्तार है, और रफ्तार तो ऐसी है कि इस 21वीं सदी की शुरुआत में ही 100 से अधिक नावल आ गए हैं और आते जा रहे हैं। यह स्वागत योग्य है और चिंताजनक भी, लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब कभी वक्त होगा तो इन उपन्यासों पे ठहर कर बातचीत जरूर करेंगे। एक अच्छी बात और लगी कि उर्दू उपन्यासों के साथ, उर्दू के साहित्य के साथ हिंदी तो हमेशा से जुड़ा रहा है। एक ही मुल्क, एक ही आवाम की बातें दोनों लिटरेचर में हम पढ़ते और समझते हैं, फर्क नहीं है। जैसा कि अभी अरुंधति ने बताया कि मैं कथानक पे अपनी बात करूँगा। देखिए साहब, कथानक का मसला ये है कि हम जरा पहले चले। यहाँ पे ऐसे बहुत से छात्र बैठे हुए हैं और शोधार्थी जिनका हिंदी से कम रिश्ता रहा होगा, कम पढ़े होंगे उपन्यास हिंदी भाषा के। ऐसा बताया गया था कि हिंदी नॉवेल के बारे में विस्तार से बातचीत करनी है, ताकि जो विद्यार्थी शोधार्थी यहाँ पे हैं वो कुछ समझ सके उसके बनावट को। पहले अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि नॉवेल जो लिखे जाते थे वो व्यक्ति केंद्रित थे, यानी जो इंडिविजुअल की क्राइसिस है और इंडिविजुअल के साथ जुड़ी हुई जो एब्सर्डिटी है, विसंगतियां, उसको हम नॉवेल में ज़्यादा देखते हैं। और प्रेमचंद के नॉवेल की याद करिए, होरी एक कैरेक्टर है गोदान का। गोदान में होरी की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो एक गाय पाले, और आप देखेंगे कि अपने उपन्यास के अंतिम पेज पर प्रेमचंद लिखते हैं, बिल्कुल अंतिम पृष्ठ है ये, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को, धनिया उसकी पत्नी है होरी की, धनिया को 3 आंखों से देखा, दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक चिल्लाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। आप देखिए कि ये इंडिविजुअल है। उपन्यास का अंत एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की इस दुख से होती है कि जीवन में वो जो चाहा एक गाय पालना वो नहीं पाल सका, मर गया। प्रेमचंद और
उस दौर के जो उपन्यास लिखे गए उसमें व्यक्ति जो है वो उपन्यास की रीढ़ की तरह है, केंद्र में है व्यक्ति, व्यक्ति केंद्रित, चरित्र प्रधान जिसको कहते हैं, कैरेक्टर बेस्ड नॉवेल थे। क्यों थे? क्योंकि दिखाई यही देता था कि ये मुसीबत तो इसी इंसान की है, और ये मुसीबत इसलिए कि इसके भाग्य में ये चीजें हैं, और दूसरी तरफ नजर नहीं जाती थी, निगाह नहीं जाती थी लोगों की, ये होरी की समस्या, होरी की किस्मत में ही ये सब चीजें हैं, कैरेक्टर बेस्ड। दूसरा एक नॉवेल है रंगभूमि। रंगभूमि में एक सूरदास नाम का गरीब, अंधा, भिखारी है, लेकिन जिद पर अड़ा है और पूरी सत्ता लगी हुई है उसे मारने के लिए। ये सब अब देखिए, इसमें अंत में जो दृश्य आता है कि लोग सूरदास को कंधे पर उठाए हुए हैं इसलिए कि वो लड़ रहा है अन्याय से, और मिस्टर क्लार्क, अंग्रेज अधिकारी, पुलिस का बहुत बड़ा अफसर, वो दूर से देखता है और कहता है कि यही मौका है कि इस पर मैं गोली चला दूं, और अपनी पिस्तौल निकाल के गोली चलाता है और उसे कंधे पर गोली लगती है। सूरदास के भिखारी, अंधा, मान के खाने वाला, छोटा कद, एकदम कमजोर, उस पर पिस्तौल से गोली चलाई जाती है। ये उस समाज का सबसे भयंकर एब्सर्ड दृश्य था। कितना एब्सर्ड लगता है, एक पुलिस का बड़ा अधिकारी एक भिखारी पर, अंधा जो कमजोर है, क्यों गोली चलाया? न्याय के लिए लड़ने वाला था इसलिए चलाया। कहता है कि अगर ये मार दिया गया तो रास्ता साफ हो जाएगा। सिगरेट की फैक्ट्री लगानी है और जिस जमीन पर लगानी है वो जमीन सूरदास की है, और किसी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं है। अड़ा है कि नहीं? तो कैरेक्टर बेस्ड नॉवेल है, कैरेक्टर को उभारते हैं, चरित्र को उभारते हैं। आप देखेंगे कि प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र खास तौर पे और दूसरे जो नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार, उन सब ने चरित्र को केंद्र में रखकर, कैरेक्टर को केंद्र में रखकर नॉवेल्स लिखे। त्यागपत्र हो, सुनीता हो, सब केंद्र में। लेकिन अचानक जब रेणु आते हैं और अपना पहला उपन्यास उन्होंने मैला आंचल लिखा, तो उसमें कोई कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। कथानक की क्राइसिस, किसी भी उपन्यास का जो कथानक है वो उस समय के, उस समाज के या उस वक्त के क्राइसिस से पैदा होता है, संकट से पैदा होता है। संकट जैसा रहेगा नॉवेल का कथानक वैसा बन जाएगा। तो प्रेमचंद के जमाने में जो क्राइसिस थी इंडिविजुअल की थी। आप देखेंगे कि मैला आंचल के समाज की जो क्राइसिस है वो सोसाइटी की क्राइसिस है। दो आदिवासी समूह जो है लड़ते हैं, आदिवासी समूह जो है लड़ते हैं दूसरे समाज के लोगों से जो उनकी जमीन पर अपना हक जमाए हुए हैं। तो इंडिविजुअल की क्राइसिस आगे चल के समाज की समस्या, समाज की एक क्राइसिस बन जाती है, और उस क्राइसिस को लेकर नॉवेल लिखे जाते हैं। आप देखेंगे श्रीलाल शुक्ल ने जो उपन्यास लिखा राज दरबारी, उसमें भी इंडिविजुअल नहीं है, कोई हीरो नहीं है, कोई नायक नहीं है, पूरे समाज में क्राइसिस है, एक एब्सर्डिटी है, उसको लेकर सामने आते हैं। लेकिन फिर जब 21वीं सदी की बात हम करते हैं तो 21वीं सदी में ये कथानक का जो पूरा समझ है वो बदल जाती है और वो पॉलिटिकल हो जाती है। तो इंडिविजुअल की क्राइसिस, चरित्र प्रधान, फिर सोसाइटी आती है, समाज की समस्या आती है, समाज में तरह तरह की समस्याएं हैं और उसके कारण समाज में है ये पता चलता है रचनाकार को और सोसाइटी को और समाज को और पढ़ने वाले को भी। ये समाज की समस्या है, समाज की समस्याओं के अंदर रख लेते हैं। लेकिन आगे चल के 21वीं सदी का जो उपन्यासकार है उसे लगने लगता है कि ये समस्याएं तो सिस्टम की समस्याएं हैं,
पहली बार उसे लगता है कि ये सिस्टम की समस्या है। सिस्टम मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम मतलब इकोनॉमिक सिस्टम। एक नॉवेल है ये, ग्लोबल गांव का देवता, 99 पेजेस का है बस, कमाल का उपन्यास है। इस उपन्यास में भीषण गरीबी है, दरिद्रता है, अशिक्षा है, हॉस्पिटल नहीं है, मलेरिया से लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनी आदिवासी इलाके में आई है और वहाँ से खनिज संपदा जो मिनरल्स है वो खोद के ले जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों में पानी सड़ता रहता है, मलेरिया के और तमाम तरह के मच्छर पैदा होते हैं और वहाँ के लोग तबाह हैं। भयानक गरीबी, भीषण गरीबी है, बदन पर कपड़े नहीं है, लेकिन शांति है साहब, कोई दिक्कत नहीं होती है। बीच बीच में कुछ आंदोलन होता है तो गड्ढे भर दिए जाते हैं, लेकिन जब एक फरमान आता है, ध्यान से थोड़ा इस बात को समझ लीजिए, जब एक सरकारी फरमान आता है कि इस इलाके के कई 100 वर्ग किलोमीटर को सरकार खाली कराएगी जिसमें ये आदिवासी रह रहे हैं, तो आदिवासियों में अफरा तफरी मच जाती है। फरमान में ये बात कही गई है कि जो भेड़िए हैं उनकी आबादी कम हो रही है और इस नस्ल की भेड़िए की आबादी कम हो रही है, ये सरकार के लिए चिंताजनक है। इसलिए एक अभयारण्य बनाया जाएगा, एक ऐसा इलाका बनाया जाएगा तार से घेर के जिसमें इन भेड़ियों को सुरक्षित रखा जाएगा भविष्य तक के लिए। जब ये बात आती है तो एक नारा उठता है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे। आदिवासी जब ये कहते हैं कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे तो क्राइसिस पैदा होती है और सिस्टम के भीतर क्राइसिस पैदा हो जाती है। जो क्राइसिस इंडिविजुअल की थी प्रेमचंद के यहाँ, सिर्फ पता चल गया है, आदिवासियों को पता चल गया है कि हमारी गरीबी, हमारी बेरोजगारी, हमारी जो हत्या की साजिश है वो कोई भाग्य में लिखने वाला ऊपर बैठा नहीं है, बल्कि वो दिल्ली में बैठा हुआ है। नॉवेलिस्ट जो है वो अगर कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा है, अपने पाठक को क्या दे रहा है, अपने समाज को गुमराह कर रहा है। ऐसे गुमराह करने वाले लेखकों से बचने की भी जरूरत है। खूब लिखा जा रहा है, इसीलिए मैंने कहा हिंदी में तो रफ्तार इतनी तेज है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, रेड लाइट तोड़ दे रहे हैं, भयानक है। सारे उपन्यास पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। ऐसे नॉवेल अगर एक लिख दिया जाए तो पता चलेगा। और उसके जो लोग हैं जब ये बात कहते हैं और आंदोलन होता है साहब, देखिए बहुत भीषण आंदोलन होता है। हिंडाल्को कंपनी में ताला बंद हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में माल का आना जाना बंद, सड़क पे बैठ गए हैं लोग और हजारों की संख्या में आदिवासी बैठ गए हैं। ये ग्लोबल गांव के जो देवता है, आप समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये ठेका मिला है वेदांग कंपनी को, नाम देखिए कितना वैदिक नाम है वेदांग, लेकिन है मल्टीनेशनल। ठेका वेदांग नाम की कंपनी को मिली है, वो है हिंदुस्तान में, कोई काल्पनिक नाम नहीं है, कोई काल्पनिक कंपनी नहीं है। उसे ठेका मिला है इन भेड़ियों को संरक्षित करने के लिए। उसमें एक आदिवासी औरत करती है, कैसी सरकार है कि आदमी जन को मार के भेड़ियों को बचा रही है। क्या व्यंग है ये, एब्सर्डिटीज को मैं कह रहा था। नॉवेल एब्सर्डिटी को लेके लिखा जाता है। जो सोसाइटी का सच होता है वो सच तो बड़ा ढका छुपा होता है। मैं जब गाड़ी में आ रहा था, सर से थोड़ा अवंतर हो रहा हूँ, वक्त का ख्याल है, तो सर से मैं कह रहा था कि सुरेंद्र मनन साहब ने एक कहानी लिखी जिसमें 11वीं में पढ़ने वाली स्कूल की एक लड़की है जो लाल रिबन से अपने चोटी पीछे बांधी हुई है, काला जूता सफेद मोजा पहने है, नीले रंग की स्कर्ट पहने है, सफेद रंग की शर्ट पहने है और उसका पेट इतना बाहर निकला हुआ है क्योंकि वो 7 महीने की गर्भवती है, वो स्कूल जा रही है। ये एब्सर्ड है।
इसे ढका होना चाहिए। जब वो लड़की बाहर आती है तो समाज बेपर्द होता है, समाज शर्मिंदा होता है। ये रियल राइटर्स हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि समाज में किन चीज़ों को हम पर्दाफाश किन चीज़ों का करें और किन चीज़ों को ढक के रखें। ये बहुत चालाक राइटर्स होते हैं जो जानते हैं कि समाज में किन चीज़ों पर पर्दा डालना है। तो ये जो एब्सर्डिटी है, इसी से तो बनती है स्टोरी। मिस्टर क्लार्क गोली निकाल के मारता है भिखारी पर, और यहाँ जब हिंडाल्को और तमाम फैक्ट्रियों पर ताले बंद हो जाते हैं और वो जो मिनरल्स है वो ट्रकें रुक जाती हैं, तो पूरा हड़कंप मचता बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अब क्या करें, फोन लगते हैं दिल्ली, और वहाँ से तुरंत पुलिस और सारी सेना इकट्ठी होती है। लेकिन हजारों की संख्या में बैठे हुए इन आदिवासियों पर गोली चलाए तो चलाए कैसे? कोई तो बहाना होना चाहिए। कैसे बहाने निकाले जाते हैं। एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला आके इतनी अश्लील और अभद्र बातें कहता है कि उसमें से एक नौजवान को बर्दाश्त नहीं होती है बातें, और वो उसे धकेल देता है। और बस इतना ही मसला था। जैसे पुलिस वाले को धकेला, गोलियां चलने लगी साहब, मार दिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, आंदोलन खत्म। और इसके बाद होता यह है कि आलू की नई फसल की बीज आने लगते हैं। नेता रियल लीडर था, जो लड़ रहा था, जान की बाजी लगा के लड़ रहा था, उसके घर नया ट्रैक्टर आ जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया गया है। नया ट्रैक्टर उसके घर पे खड़ा हो जाता है। सरकार इस तरह करती है पूरी चीज। जब क्राइसिस पैदा होता है, जो अर्थतंत्र का, कैपिटलिज्म का क्राइसिस पैदा होता है, तो पुलिस और ये सारी चीजें किस तरह से बाहर आ जाती हैं, ये उपन्यासकार ने दिखाया है। जैसे ही कैपिटलिज्म का क्राइसिस पैदा होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाती है, और उसे दुरुस्त करने के लिए एक ही रास्ता होता है कि नरसंहार करो जनता का। और ये होता है, इस तरह मारे जाते हैं। और जिसके घर पे वो ट्रैक्टर ला खड़ा किया जाता है, उसको लोग देख के हिकारत से देखते हैं। वो बड़ा रियल कैरेक्टर है, लड़ता है, उसे लगता है कि लोग मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं। बात उसको तब समझ में आती है जब घर पे आके देखता है कि उसके दरवाजे पर तो ट्रैक्टर खड़ा, इसलिए नफरत कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मिल चुका है, क्योंकि मिला नहीं है। उसमें एक चिट्ठी है, एक आदिवासी चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ चिट्ठी पढ़ने से आप लोगों के सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, जोहार। बड़ी हिम्मत बांध कर यह खत आपको लिख रहा हूँ। मैं आपकी ईमानदारी और सादगी का कायल हूँ और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। स्वतंत्रता दिवस और अन्य अवसरों पर आकाशवाणी से प्रसारित आपके भाषणों को गौर से सुनता रहा हूँ। आपने बहुत ईमानदारी से इस बात को कई मौके पर स्वीकार किया है कि बाजार के बाहर रह गए लोगों को इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सका है। साथ ही आप इस व्यवस्था को मानवीय चेहरा देने की बात करते हैं, जिसने हमारे मन में बड़ी आशा जगाई है। महोदय, शायद आपको मालूम हो कि हमारा असुर समाज, ये असुर है, निजाम के इस मानवीय चेहरे की तलाश हजारों साल से करता आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने जंगल की रक्षा करने की ठानी तो उन्हें राक्षस कहा गया। खेती के फैलाव के लिए जंगलों के काटने जलाने का विरोध किया तो दुष्ट दैत्य कहलाए। उन पर आक्रमण हुआ और लगातार खदेड़ा गया। लेकिन 20वीं सदी की हार हमारी असुर जाति की अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी हार थी। इस बार कथा कहानी वाले सिंगोंगा ने नहीं, टाटा जैसी कंपनियों ने हमारा नाश किया। उनकी फैक्ट्रियों में बना लोहा, कुदाल, खुरपी, गैंती, खंती सुदूर हाटों तक पहुंच गए। हमारे गलाए लोहे के औजारों की पूछ कम हो गई। लोहा गलाने का हजारों हजार साल का हमारा हुनर धीरे धीरे खत्म हो गया। जबरन पाट देवता की छाती पर हल चलाकर हमने खेती शुरू की, किंतु बॉक्साइट के अवैध खदान विशालकाय अजगर की तरह हमारी जमीन को निगलता बढ़ रहा है। हमारी बेटियां और हमारी भूमि हमारी हाथों से निकलती जा रही है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे?
यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार राजधानी के यूनिवर्सिटी के पास झुग्गी झोपड़ियों वालों की बस्ती में गया था। वहाँ इंसान तो थे लेकिन उनके चेहरे गायब थे, उनका कोई नाम नहीं था, पहचान भी गायब हो गई थी। बेचेहरा लोगों को देख मैं बहुत डर गया था महोदय, दौड़कर वहाँ से भागा। महोदय शायद आपको पता हो कि हम असुर अब सिर्फ 800-900 हज़ार ही बचे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, हम खत्म नहीं होना चाहते। भेड़िया अभ्यारण्य की कीमतें की भेड़िया अभ्यारण्य से कीमती भेड़िए जरूर बच जाएंगे श्रीमान, किंतु हमारी जात नष्ट हो जाएगी। सच कहें तो हम बिना चेहरे वाले इंसान होकर जीना नहीं चाहते श्रीमान, हमें बचा लीजिए। हमारी आखिरी आस आप ही से है और ये प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है और किसी मुल्क का हो सकता है। जो हाशिए पे लोग हैं उन्हें हाशिए पर रखे जाने की एक बहुत बड़ी साजिश रही है कैपिटलिज्म की। बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेबर बहुत जरूरी चीज़ है। सस्ते दाम पर ऐसे मजदूर मिल जाएं जो अपना सिर्फ पेट भरने की बात सोचें। तो इस उपन्यास की विशेषता यही है, इसके कथानक की, किसने किसी इंडिविजुअल के क्राइसिस को नहीं दिखाया। गाय पालने की इच्छा नहीं है, संघर्ष है और वो संघर्ष पूरे समुदाय का संघर्ष है। और वो संघर्ष समाज में कोई क्राइसिस से नहीं बल्कि पॉलिटिकल क्राइसिस से, जो पूंजीवादी जो संकट है उससे पूरे उपन्यास में बॉन्डर आ जाता है। फैक्ट्रियां जब बंद होती, तालेबंदी होती है, उनकी आमदनी पर जब असर पड़ता है तो कैसे बौखला जाते हैं। 21वीं सदी का वही नॉवेल, 21वीं सदी का वही रचनाकार बड़ा रचनाकार होगा, या माना जाएगा या माना जाना चाहिए, जो हमारे इस सिस्टम के क्राइसिस को दिखाए और हमारी आंखें खोल दे। और बेशक रणेंद्र, जिनका ये उपन्यास है, रांची के रहने वाले आदिवासी इलाके के हैं, उन्होंने सिस्टम के क्राइसिस पर ही फोकस किया। एक अंतिम बात अब कहूँगा, मेरे पास अभी 3 मिनट का समय है। राम सिंह फरार, ये 2023 का उपन्यास है, अभी इसी महीने आया है और जब मैं पढ़ डाला 1.5 दिन में। राम सिंह फरार उपन्यास देख के लगता है कि किसी राम सिंह की कहानी होगी, लेकिन राम सिंह की कहानी नहीं है इसमें। राम सिंह फरार क्यों होता है? ठीक पॉलिटिकल क्राइसिस पर इन्होंने उंगली रखी है राकेश तिवारी ने। इसमें 1-2 वाक्य हैं। ये उपन्यास सिस्टम के भीतर की वह कहानी सुनाता है जो अक्सर दिखाई नहीं देती किसी को। पुलिस, पॉलिटिक्स और पत्रकारिता कैसे एक दूसरे के दबाव में एक दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन ये दिखता नहीं है। ठीक इसी बात को दिखाया है उपन्यास में। जैसे ही राम सिंह फरार होता है, पुलिस, पॉलिटिक्स और पत्रकारिता संकटग्रस्त हो जाते हैं, क्राइसिस आ जाती है। होता यह है कि एक राम बदन पांडे हैं जिनको पार्टी बूढ़ा कहकर टिकट देने से मना कर देती है। अब वो सोचते हैं कि अपने बेटे को टिकट ले लें, तो उनके बेटे बच्चा पांडे को बच्चा कहकर मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसने कोई ऐसी करामात नहीं की, कोई ऐसी बात ही उसने नहीं की बड़ों वाली। आप समझ रहे हैं? मतलब लिंचिंग। तो इशारा ये होता है अपने बेटे के लिए कि बेटा कुछ बड़ा करके दिखाओ, पार्टी टिकट तब देती है। और बेटे को खबर मिलती है कि एक गाड़ी आ रही है, उसमें बैल के साथ गाय भी है, और जो ले आने वाला है वो मुस्लिम है। 2 भाई है और एक दोस्त है उसका। रास्ते में उन लोगों ने प्लान बदल जाता है प्लान, और कहते हैं कि नहीं, बैल और ये नहीं ले जाएंगे हम लोग इसमें गुड़ और चावल लेके जाएंगे, अगले खेत में हम बैल को लाएंगे। और गुड़ और चावल से भरा वो ट्रक जब आता है तो बच्चा बाबू को तो बड़ा काम करना है। आओ देखते हैं ना ताओ,
घसीट लेते हैं एक उसमें से और इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। अधमरा करने के बाद जब पीछे मुड़ के देखा जाता है तो चावल और गुड़ खाता, अबे ये क्या हो गया, अब क्या होगा। पुलिस आ जाती है, पुलिस कहती है कि बच्चा अब ये क्या कर दिया आप। और इसके बाद ये होता है कि बच्चा के पिता के पास पहुंचती है पुलिस। कमिश्नर कहता है कि वारदात हुई है, घटना हुई है, तो किसी न किसी ने तो किया होगा। कहता देंगे ना, आदमी देंगे, हम आदमी देंगे। और उसका नौकर है राम सिंह, बोला बाहर से आया हुआ, अलग कहानी उसकी है। राम सिंह को कहते कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। पुलिस आएगी, कहना हाँ हम मारे हैं, बच्चा छोड़ते सब, बच्चा छोड़ मारे हैं, अरे तुम्हारे नाम से मूर्ति लग जाएगी, गांव में जय जयकार होगा। और होता ये है कि अखबार में खबर छप जाती है कि राम सिंह ने बच्चा चोर को मारा, और उसकी फोटो छपते हैं, सब करते हैं। और उसके गांव में पहुंच जाती है, उसकी माँ देखती है, कहती है ये क्या हो गया। अब इसमें कहानी भी यह है कि राम सिंह नाम के दो लोग हैं, एक बचपन में खोया हुआ है, एक अब फरार है, और दो माँ बाप हैं। अब इसकी पूरी कहानी चलती है, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो बच्चा की माँ है, उसको बड़ा दया आती है इस राम सिंह पे, भोला लगता है, 18 साल 17 साल की उम्र है, और रात को आती है और वो पंखे पर लटकने की तैयारी कर रहा है कि ये तो मुझे जो है मरवाएंगे। कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है, 2000 रुपये पकड़ और यहाँ से भाग, और भाग के स्टेशन जाके जो पहली ट्रेन मिलेगी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाना, दूसरी ट्रेन पकड़ना, वो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाना, तीसरी ट्रेन पकड़ना, वो जहाँ तक जाती है वहाँ तक जाना, और मन करे तो चौथी भी पकड़ लेना, लेकिन इतनी दूर चले जाना कि इनके हाथ ना आना, और भागते भागते केरल पहुंच जाना है। भयानक जो विवरण किया है, वर्णन जो है कि फरारी यात्रा नहीं होती है, फरारी तो फरारी होती है, भाग रहा है। और इधर जब पुलिस आती है और देखती है कि राम सिंह फरार, कहाँ एक देने के लिए कहे थे, तो कहता है कि तो भाग गया। अब फिर शुरू होता है पत्रकारिता और ये सारा। तो जैसे ही देखिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस है कि नहीं, इस तरह की राजनीति होगी इस देश में, आंख खोल देता है। हम किस मुगालते में हैं, किस राजनीति के भरोसे हम बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बीमारों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, हमें सुरक्षा मिलेगी। हम किस मुगालते में? यहाँ तो राजनीति इस क्राइसिस में है कि एक आदमी को पकड़ना है और कुछ बड़ा करने के लिए। और जब पहुंचता है पत्रकार, एक कैरेक्टर, इसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है चंदन, बस एक दो बात और कहूँगा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, एम्स में एडमिट है वो लड़का जिसकी धुनाई हुई है, हाथ पैर तोड़ दिएगा, मरते मरते बचा है, उसके अब्बा है, अम्मी है, सब लोग हैं। अब्बा बात करने को तैयार नहीं, कहते पत्रकारों से कोई बात नहीं करनी। कहते अरे आपके बेटे की पिटाई, कहा कुछ नहीं हुआ, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। कहता ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। तो पत्रकार कहता है मालूम है, उस ट्रक का नाम बच्चा पांडे है। खुल गई है बात। कहता मुझे पता नहीं है, बस ट्रक से। इतने सारे मसलों को इसमें दिखाया गया है। एक और बात जान लीजिए कि हम लोग को कई बार लगता है कि पुलिस जो कर रही है बड़ी क्रूरता है। इसमें थानेदार है, थानेदार सिपाही से कहता है कि तुम जानते हो पुलिस का थानेदार क्या होता है? तो कहता है कि पुलिस का थानेदार होता है। कहता नहीं, पुलिस का जो थानेदार होता है, थाने का थानेदार घोड़ा होता है, घोड़ा। कभी तुमने देखा है किसी घोड़े को सैर पर जाते हुए अकेले? नहीं ना, उसके पीठ पर एक आदमी बैठा होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है बेटा, सब ऊपर जो बैठा है हमारे, वही कह रहा है हम तो घोड़ा हैं, इधर उधर जहाँ ले जाता ले जाता है, जो कह दिया जाता है। इस तरह से व्यंजना के साथ उन्होंने 21वीं शताब्दी के जो पॉलिटिकल संकट है, हमारे समय की पॉलिटिक्स संकटग्रस्त हो चुकी है, इससे कोई उम्मीद नहीं बची है। अब ये अपने को बचाने के लिए आपस में ही ये चीजें हो रही हैं। तो
कि राजनीतिज्ञों को अब खबरों और आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता, इम्यूनिटी आ गई है। खबरों और आलोचनाओं से फर्क कहाँ पड़ रहा है, इम्यून हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कथानक को लेकर सर उठाए और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, प्रेमचंद का उदाहरण देते हुए बहुत विस्तार से उन्होंने उस बात को रखा कि किस तरह से प्लॉट में पहले इंडिविजुअल क्राइसिस था, फिर वो सोसाइटिकल हुआ और फिर वो सिस्टम के क्राइसिस के तौर पर उभरता है। तो ये जो पिछली सदी से लेकर इस सदी की कथानक की यात्रा है, ये जो प्लॉट का चयन है, और सर ने जो महत्वपूर्ण एक बात कही कि हम जो साहित्य देख रहे हैं, जो उपन्यास देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ उसमें दिशाओं का निर्धारण कर रहा हो। दिशाएं किससे तय होती हैं? वो इस बात से तय होता है कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने की ताकत किस प्लॉट में है। तो कथानक को लेकर जो सर ने बात रखी, निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण बात रही है। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा को उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जो इस सत्र का है वो जितनी समर्थता के साथ इस पूरे सत्र की बातों को रख सकता है, उसके आगे मैं बहुत छोटी हूँ। तो सर की मैं शिष्य भी रही हूँ और इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं कह सकती। सर की एमए की क्लासेस मैंने ली है और आलोचना की जो मेरी ठीक ठाक जो एक को समझ बनी वो सर की क्लासेस में ही बनी। 2010-2011 का वो समय था। सर प्रतिष्ठित विद्वान है, आप लोग जानते हैं, आपकी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुई है और लंबे समय तक सर दिल्ली विश्वविद्यालय में ही कला संकाय में अध्यापन से जुड़े रहे। विभागाध्यक्ष रहने के पश्चात वे सेवानिवृत्त हुए और उस दौर से अब तक लगातार वो विभिन्न मंचों पर सक्रिय है। सर के अध्ययन का जो विशेष क्षेत्र है वो आधुनिक हिंदी साहित्य है। अनुवाद में भी सर की बहुत पकड़ रही है। पॉलिश, अंग्रेजी, हिंदी अनुवाद में उन्होंने काफ़ी काम किया है। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिसका सर ने संपादन अथवा लेखन किया है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगी उसमें। सर को मैं बहुत बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ सर। सबसे पहले तो अपने मित्र समीर साहब का आभारी कि मुझे इस दिल्ली में रहते हुए 55 साल मैं गांव से आया था और जाहिर है कहा जा रहा था कि शिक्षा के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कुछ करना है, कुछ होना है तो शिक्षा के माध्यम से होना है। बाकी तो सारी चालाकियां कुछ बता दिए हमारे प्रेम भाई ने, और बाकी जो कुछ है वो 100 साल के हमारे उपन्यासों में दर्ज है। मैंने ये इलाका देखा नहीं और इदारे अदब इस्लामी नाम एक आध बार सुना था, परंतु इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी जगह होगी, इसे दिखाने के लिए भी मैं मुसव्विर भाई का शुक्रिया अरुंधति ने इतने अच्छे ढंग से मुझे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि टीचर जब 11 साल पहले पढ़ा रहा होता है तो उसके निगाह में वही टिकी होती है, उसके आगे उसने कितना विकास किया है ओझल रहता है। शायद इस कारण पर अरुंधति ने विषय की प्रस्तावना जिस ढंग से की और शुरू से कि कैसे आधुनिक काल हमारा गद्य केंद्रित, आप सभी लोग जो हिंदी के विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे शीर्षस्थ आलोचक और इतिहासकार कांचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम ही गद्य काल दिया है। माने 100 साल पहले का इतिहास लिखा हुआ है, आज भी
कोई चैलेंज नहीं कर पाया। बड़े बड़े आलोचक निकल गए हमारे से हिंदी में। भारत इसके अलावा भी जो बातें उसने कही हैं वो आज के इस गोष्ठी के लिए, सेमिनार के लिए रेखांकित करने योग्य हैं कि जो 21वीं शताब्दी है वो अस्मिताओं की शताब्दी है। हालांकि अभी 20-22 साल ही हुई 21वीं शताब्दी, परंतु अगर केंद्र में है उपन्यास और जिनमें से अधिकांश उपन्यासों की चर्चा यहाँ की गई, एक मेरे प्रिय उपन्यासकार की तो बहुत अच्छे से इतनी सटीक व्याख्या प्रेम तिवारी जी ने की है। रणेंद्र जी, जिनका उन्होंने 90 पेज का उपन्यास दिखाया है, श्रोवल गांव के देवता, बड़ा व्यंजक उपन्यास है, सभी को पढ़ना चाहिए। हम सब लोगों को, कम से कम हिंदी वालों को तो पढ़ना ही चाहिए। मैं वक्ताओं को देखूं तो एक से एक सीढ़ी चढ़ते गए। महराज अली ने जो अल्पसंख्यक विमर्श की चर्चा की है, हालांकि उनमें से बहुत सारे उपन्यासकार अल्पसंख्यक विमर्श के नहीं है। मैं नहीं मानता कि असगर वजाहत सिर्फ अल्पसंख्यक विमर्श कराते हैं, वो मुख्य धारा के उपन्यासकार हैं, मानते भी नहीं। पर मुस्लिम समाज के जीवन को प्रस्तुत करने के लिए शानी से लेकर अब तक इधर तक बहुत अच्छे ढंग से मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। उसका महराज ने बहुत अच्छे से केवल मुस्लिम इतिहास साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने नहीं, हिंदी के गोपाल दास गोरवाल का उन्होंने नाम लिया, अलावा उपन्यास का नाम लिया, और अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब या असगर वजाहत साहब, इनको कौन नहीं जानता। अनवर सुहैल साहब को मैंने नहीं पढ़ा थी, ये मेरी कमी है। खैर हो गए हैं, मौत से पढ़ते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उनसे पढ़ते, इसलिए भी शायद नहीं पढ़ा गया। खैर महराज ने बहुत सुंदर ढंग से जो अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को और मुसलमानों की समस्याएं हम लोगों ने बनाई हैं, खासतौर से हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि एक सिस्टम को एक अदर चाहिए होता है, अपनी सारी नाकामियों को डालने के लिए एक अदर चाहिए होता है, एक दूसरा आदमी चाहिए होता है। वो दूसरा आदमी मिल गया। बहरहाल ये भी एक बड़ा विषय है, मैं इस पर अभी चर्चा कर। प्रियंका जी ने स्त्री लेखन पर बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी है, और तो ठीक ही है कि हिरन को अपना इतिहास को अपने आप नहीं पड़े, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि शिक्षा, अम्बेडकर के हवाले से, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा। गुर्राना हालांकि अच्छा शब्द नहीं है, पर फिर भी गुर्राना तो चाहिए, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो सुनेगा नहीं। बहरहाल उन्होंने चित्रा मुद्गल, गीतांजलि श्री, अलका सरावगी आदि अनेक महत्वपूर्ण जो हमारे बहुत सारे, ये बड़ी एक विवाद का भी विषय है कि इन्हें सिर्फ मैं स्त्री लेखन में सीमित नहीं करता, मैं मधु कांकरिया को स्त्री लेखन में सीमित नहीं करता। वे हमारी मुख्य धारा, ये हमारे यहाँ का सवाल है कि कौन मुख्य धारा में है और कौन अस्मिता में है। असल में अस्मिता का झंझट जो है ना, वो दूसरा है, पॉलिटिकल है, जैसे कि कह रहे थे। 20वीं शताब्दी हमारे यहाँ आधुनिक साहित्य की शताब्दी, और आधुनिक साहित्य में ये माना गया था कि वो पूरे समाज को लेकर, पूरे समाज की समस्याओं को अपने साहित्य में चित्रित करता है, करेगा।
पर हुआ ये कि 20वीं शताब्दी आधी तो अंग्रेजों से लड़ते निकाल दी और आधी में अवसरवाद ऐसा पनपा कि पूरा समाज कहीं मिला गया। माने वो जो एजेंडा था मॉडर्न आधुनिक काल का कि पूरे समाज की समस्याओं को हमें सामने रखना है, वो हो नहीं पाया। तो छोटे छोटे ग्रुप्स, चाहे वो स्त्री के नाम पर हो, चाहे वो दलित के नाम पर हो, चाहे वो अस्मिता के नाम पर हो, वो पैदा हुए और उन्होंने अपनी परेशानियों को इंगित करना शुरू किया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु 21वीं शताब्दी में इन अस्मिताओं ने अपनी पहचान को बहुत मुख्तलिफ ढंग से सामने रखा और अनेक रचनाएं, अनेक ताकतवर रचनाएं हमारे सामने आई, जिनका उल्लेख बहुत अच्छे ढंग से प्रियंका ने अपने परिचय में, अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया। प्रेम तिवारी के बारे में क्या कहूं, उनका सबसे माने जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं आजकल, मैंने प्रॉब्लम्स के कोर में जाने की कोशिश की। उपन्यास में भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कोर में, उसके मूल में जाने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि जो उन्होंने फॉर्मुलेशन दी है कि हमारा प्रारंभिक उपन्यास व्यक्ति केंद्रित था, धीरे धीरे वो समाज की तरफ आया, मैलांचल का उन्होंने उल्लेख किया और फिर धीरे धीरे 21वीं शताब्दी में आते आते वो किस तरह से सिस्टम केंद्रित हो गया। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि अस्मिताओं को सिस्टम में कहाँ रखेंगे, यानी तो वो कह रहे हैं कि ये भी पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल तो हर चीज है। देखिए, जो ये कहता ना कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, वो भी पॉलिटिकल है। मान ये उसकी पॉलिटिक्स है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, वो सबके साथ है और किसी के साथ नहीं है। प्रेम ने बहुत ढंग से, बहुत सिस्टमिक ढंग से हिंदी उपन्यास किस दिशा में जा रहा है उसका संकेत किया। मैं मुझे अपने गुरु याद आते रहे, वो इनके में गुरु हैं नित्यानंद तिवारी, कि वो कथानक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, थीम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको ट्रीटमेंट उसका करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुर्भाग्य से आज थीम महत्वपूर्ण नहीं रह गया, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस 20 सालों में ही 100 से ज्यादा उपन्यास, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा आ गए, क्योंकि आजकल बिकता है। प्रकाशक जो है वो कहानियां जल्दी छापता है, उपन्यास जल्दी छापता है, कहता है पता नहीं कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, परंतु उसमें असर कितनों का है, कितने उपन्यास महत्वपूर्ण है और क्यों है, इसकी ओर इशारा प्रेम तिवारी ने अपने व्याख्यान में किया। मुझे नहीं मालूम कि इतना समय मेरे लिए है। मैंने ये सोचा था कि मैं 2-4-5 मिनट बोलूंगा, परंतु मुझे लगता है कि अभी मुझे 2 बातें तो कम से कम कही देनी चाहिए। देखिए, ये जो समय है, ये समय कॉर्पोरेट्स का समय है। कॉर्पोरेट्स जो हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनका समय है, जिसका संकेत रणेंद्र अपने उपन्यास में भी कर रहे हैं। वो इन्हीं 21वीं सदी का उपन्यास है ना, तो उसका संकेत कर रहे हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समय है और सारी सत्ता, सारा कल्चर, सारा समाज वो अपनी गिरफ्त में रखे हुए हैं। सारी सत्ता, मैं कह रहा हूं, ध्यान दे, सत्ता भी उन्हीं की कब्जे में है।
यानी कि जो आपका पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं वो भी उनके इशारों से बनते हैं। ये कॉर्पोरेट पीछे छिपे हुए हैं, परंतु अपने हित के लिए ये सब कुछ हथियार हैं, दिखते नहीं है। और ये समय दो चीजों के लिए खास मैं मानता हूं। एक, हर चीज इंस्टेंट होनी चाहिए, इंस्टेंट, तुरंत। और दूसरी चीज एकदम तुरंत के साथ साथ एकदम तेज गति की होनी चाहिए। इसके दो पहिए हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा मीडिया इंडस्ट्री, जिन पर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने सूचनाएं इतनी तेज गति से आ रही हैं और उन सूचनाओं को ही हम ज्ञान मान बैठे हैं। माने वो सूचना नहीं बल्कि वही हमारे लिए ज्ञान है। अब बल्कि विद्यार्थी सब कुछ जो है वो मोबाइल पर देख लेना चाहता है और उतना ही पढ़ना चाहता है जितना उसके कोर्स में है। वो जीरोक्स कराता है, जीरोक्स करके अपने से लगता है बस उतना ही। अगर उनसे कहा जाए महादेवी पढ़नी है, प्रेमचंद पढ़ना है, तो उतना हिस्सा ही जीरोक्स कराएगा, बाकी किताब से कोई लिखते नहीं। माफ कीजिए अगर बुरी लगी बात। हकीकत मुझे तो अभी लगी, क्योंकि हमने जो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है उसको मान लिया कि ये अंतिम है, जबकि मालूम होना चाहिए कि विकिपीडिया का कोई एडिटर नहीं है, हर कोई उसे संशोधित कर सकता है। वो आपका प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण हो ही नहीं सकता। प्रमाण तो लेखक ही ऑथर ही होगा, जिसने अथॉरिटी से उस विषय पर लिखा होगा वही प्रमाण होगा। परंतु हकीकत यह है कि इंफॉर्मेशन ने रिप्लेस कर दिया ज्ञान, और उसके आगे आ गया है मीडिया। मीडिया ये नहीं जो टेलीविजन वाला मीडिया है, ये तो है ही। मीडिया के अनेक रूप आ गए, सोशल मीडिया आ गया है हर वक्त। इस समय तो कुछ कम ही लोग मोबाइल देख रहे हैं, कुछ लोग तो खैर टेप कर रहे होंगे, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। नहीं तो अधिकांश लोग हर वक्त जेब में उनके मोबाइल होता है और मोबाइल पर वे देख रहे होते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है, इंस्टा पर क्या चल रहा है। मजाक चलता है ना कि दादा दादी से मिलने के लिए बच्चे गए कि भाई अकेली हैं, बहुत दिन हो गए, जरा मिल आए, हालचाल पूछा घर जाकर, और सब अपना मोबाइल देखने में लग गए। इसको कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, पर है। तो ये दो चीजें, आईटी और मीडिया, इसके ऊपर इस पर आरूढ़ होकर कॉर्पोरेट आया है। और आज का आदमी और आज का रचनाकार भी इसी में फंसा हुआ है। रचनाकार कैसे फंसा हुआ है? आदमी तो चलो फंसा हुआ है, रचनाकार तुरंत लोकप्रिय हो जाना चाहता है, तुरंत फेमस हो जाना चाहता है। हमारे एक कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, 50 की उम्र तक वो जो लिखते थे दराज में रखते थे, बहुत मुश्किल से जो है उनकी कविताएं, कुछ लोग आते थे, अरे बहुत अच्छी कविताएं कुछ भेज दीजिए, कोई संग्रह नहीं आया था 50 की उम्र तक। आज 50 की उम्र तक तो 10 संग्रह आ जाते हैं, पुरस्कार मिल जाते हैं, सही करें। तो जमाना, मैंने कहा कि ये बदल गया जमाना, बदला हुआ जमाना, ये 21वीं सदी का जमाना है। हो सकता है मैं क्रूर हूं क्योंकि मैं 20वीं शताब्दी का हूं, तो माफ करेंगे 21वीं शताब्दी वाले लोग। तो दोस्तों, दिक्कत यह है कि आज हर कोई बिजी है, व्यस्त है, और साहित्य में क्या रखा साहित्य। आज एजुकेशन की हालत अगर आप देखें, आप सब लोग जानते हैं
लीस्ट जिसकी तरफ तवज्जो है वो है ह्यूमैनिटीज, और उसमें भी जो सबसे कम तवज्जो है वो है लैंग्वेजेस, लिटरेचर। ना कोई इसे पढ़ना चाहता, ना पढ़ाना चाहता है। करोगे क्या? लैंग्वेज पढ़ के करोगे क्या? लिटरेचर पढ़ के करोगे क्या? इससे तो और कुछ नहीं कर सकते तुम, तो कुछ सोशल साइंस पढ़ लो भाई, कुछ तो करोगे। तो हालत जो है, मैंने कहा कि आदमी अब इस मीडिया जो खास तौर से विजुअल मीडिया है उसमें बह रहा है, वो देखता रहता है और बहता रहता है। और कॉर्पोरेट यही चाहता है, वो क्या चाहता है कि तुम देखो जो चीज टेलीविजन में आ रही है, जो हम विज्ञापन कर रहे हैं उनको देखो और वो चीज खरीदो जाकर। सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, सोचने का काम हमारा है। हम सोच रहे हैं ना तुम्हारे बारे में। और उसने ये, उनके सिद्धांतकारों ने ये बता दिया है कि सोसाइटी में जो सभ्यता है वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। जो कुछ अचीव सोसाइटी को करना था कर चुकी सोसाइटी। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी गरीबी, ये हम मैनेज कर लेंगे, मैनेजर हमने लगा दिया, ऐसा मानते हैं। हर इदारे में आपको मैनेजर मिलेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो मैनेज कर रहे हैं, तो गरीबी को मैनेज कर लेंगे, बल्कि वो दिखती नहीं किसी को। 80% लोग हिंदुस्तान में अभी गरीब हैं, जिनको राशन देना पड़ता है ना सरकार को। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि 80% लोगों, सरकार कहती है कि 80% लोगों को, गरीब लोगों को राशन देते हैं, तो इसका मतलब राशन जिनको देते हैं वो गरीब होंगे ना। परंतु पॉलिसीज उन 80% के लोगों के लिए नहीं बनती, पॉलिसीज 20% लोगों के लिए बनती है। अब साहब आप कहेंगे कि सर तो रचनाकार पर आ जाइए, मास्टर आदमी बैठता जाता है, ये ठीक है। रचनाकार भी वही लिख रहा है जो बह रहा है, जो बिक रहा है, वही लिख रहा है। क्योंकि उपन्यास कहानी बिक रही है, वो लिख रहा है और वो लोकप्रिय हो रहा है। वो फेसबुक पर भी डालता है और फिर देखता है कितने लाइक आए, कितने लोगों ने मुझे पढ़ा। कविता कोई पढ़ता नहीं है तो इसलिए कम डालते हैं कोई, और फिर देखते हैं 8-10 लोग उनके मित्र लोग होते हैं जो पढ़ते हैं। और जो अगर अपने वैचारिक चीज डाल दी तो कोई उसे देखता भी नहीं। अगर कोई विचार आपने उसके अंदर डाल दिया तो विचार को कोई नहीं पढ़ता। वो क्या रहा है कि सब बह रहा है। दूसरे जो चीज चल रही है, फैशन में है, वो लिख रहे हैं। फैशन में इस समय, माफ कीजिए, विमर्श वाले लोग भी थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे, वो भी फैशन में है। काफी लोग अच्छा लिख रहे हैं, परंतु अधिकांश लोग फैशन में भी लिख रहे हैं। तो ये जो फैशन में लिखना है, ये बहुत दूर तक जाने वाला है नहीं। दूर वही जाएगा जिसमें कुछ विचार हो, जो विचार करेगा। हालांकि विचार बिकता नहीं, दिक्कत बहुत है ना, विचार बिकता नहीं है। विचार बिकता नहीं है, लिखें कैसे? कोई छापता नहीं है उस विचार को, तो रचनाकार को तो रास्ता निकालना पड़ेगा। रचनाकार तो वही है रचनाकार ना, जो रास्ता निकालेगा। अब बता रही थी प्रियंका की मधु काकरिया ने सेज पर संस्कृत एक उपन्यास लिखा, और अच्छा उपन्यास है। क्यों? क्योंकि जैन समाज, हर समाज में अपनी विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं। उन विसंगतियों को किस तरह से, किस दृष्टिकोण से देखकर बताती हैं कि रूढ़ियां, विडंबनाएं कहां हैं, वो उनके केंद्र में है। रचनाकार, अगर ये, वो जरूरी नहीं कि रचनाकार उपदेशक हो, वो जरूरी नहीं है, बल्कि उपदेशक होता ही नहीं रचनाकार। रचनाकार तो संकेत करता है, तो वो संकेत कर रही है।
जैसे रणेंद्र संकेत कर रहे हैं कि हिंडाल्को कंपनियां किस तरह से सरकार से मिलजुल कर राक्षस जाति या असुर जाति उनको बना देते हैं, जिनसे कि लोगों के अंदर एक और खास बात हुई है, इस कॉर्पोरेट्स ने लुभावने शब्द बहुत दिए। ये जो नई अर्थव्यवस्था है इसको कहा लिबरलाइजेशन, ये हमने उदार कर दिया सब। ये लुभावने शब्द आजकल, और एक शब्द लुभावना बहुत चला है, डेवलपमेंट, विकास। और किसका विकास होता है मुझे अभी तक पता नहीं, पक्का नहीं पता। एक लोकतंत्र बहुत प्रचलित है, अब पता नहीं कैसा लोकतंत्र है वो, किसके लिए लोकतंत्र है वो। ये बड़े लुभावने शब्द चल पड़े। तो मित्रों, रचनाकार का काम जो है वो बड़ा कठिन काम है। मैं ऐसी एक रचनाकार को पढ़ रहा था, बहुत ही यंग लड़का है, अविनाश मिश्र। उसका एक उपन्यास आया वर्षावास, अभी आया 1 आध साल पहले। वो उपन्यास लिखने के बाद परेशान हुआ कि मैं कैसे लिख रहा हूँ सब चीजें। मैं उसका एक उसका आत्मकथन छपा, मैं उसकी कुछ चंद पंक्तियां बस 2 मिनट में सुनाऊंगा। एक उपन्यास लिखने के बाद, ये उसका आत्मकथन है, वो लिखता है एक पैराग्राफ छोटा सा। पाकिस्तानी शिक्षाविद आरिफा सईदा ज़हरा एक बैठक में एक विशेष प्रकार की मछली का जिक्र करती है। वो लिख रहा है, पाकिस्तानी शिक्षाविद आरिफा सईदा ज़हरा एक बैठक में एक विशेष प्रकार की मछली का जिक्र करती हैं। यह मछली सिर्फ पाकिस्तान के दरियाए सिंध में पाई जाती है और दरियाए सिंध के भी उस हिस्से में जहां उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और वह समंदर के करीब हो रहा होता है, जब पानी ढलान पर होता है, यानी समंदर में गिरने मिलने को होता है। इस मछली का नाम है पल्ला मछली। इस मछली की खासियत है कि ये पानी की मौज के खिलाफ चलती है। पानी इसे उस तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन यह इस तरफ आती रहती है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में यह बेहद जिद्दोजहद से गुजरती है और इस वजह से इसके गोश्त से ज्यादा लजीज और कोई गोश्त नहीं होता। फिर खुद ही लिखता है उपन्यासकार, दरअसल यह कहने का आशय यह है कि मौज के साथ तैरने में कुछ नहीं लगता, धार के साथ बहने में क्या लगता है। मौज के साथ तैरने में कुछ नहीं लगता। दिखने वाला काम और नाम तभी प्रकट और संभव होता है जब तैरने वाले मौज के खिलाफ तैरते हैं, यानी पल्ला मछली होते बनते हैं। यह है कथा साहित्य में आए कुछ वर्षों से पल्ला मछलियों, वो फिर बाद में अपनी बात कहता है कि इस समय पल्ला मछलियां गायब हैं। मित्रों, मैंने जैसे कहा कि इधर मैं बहुत कम पढ़ रहा हूं, परंतु मुझे लगा कि ये उपन्यासकार कुछ सोच रहा है, कुछ विचार है इसके पास, ये बह नहीं रहा है। तो मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि अब व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो समाज है उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें अपने अस्मिताओं की चिंता करनी। इस बात में बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि व्यापक समाज के आप प्रवक्ता हैं भाई, रचनाकार हर समाज का है। अगर वो गरीब के बारे में, अगर वो वंचित के बारे में, अगर वो पीड़ित के बारे में, अगर वो शोषित के बारे में नहीं लिखेगा, चुनौती है, सोचना और लिखना चुनौती है, बड़ी चुनौती है, परंतु लिखना तो उसे ही पड़ेगा और धारा के विरुद्ध बहना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लोग अभी लिख रहे हैं पर बहुत कम लिख रहे हैं और बहुत पॉपुलर नहीं, लोकप्रिय नहीं।
वो लोकप्रियता के जाल में फंसे हुए नहीं। मुझे याद आ रहा है कि एक हमारे प्रिय कवि, मैं मानता हूँ, जरूरी नहीं आप मानिए, देवी प्रसाद कृष्ण है मेरे प्रिय कवि। उनकी किताब का नाम, अभी भी किताब आई है, मनुष्य होने के संस्मरण। समझे आप? माने मनुष्य होना, माने मनुष्य होने के संस्मरण लिख रहे हैं। माने मनुष्यता कई संकट में है, मनुष्यता कई संकट में है, परेशानी में है, उसे लिखने का काम कौन करेगा? रचनाकार ही करेगा। और ऐसे रचनाकार अभी हिंदी में हैं, कथाकार ऐसे हिंदी में हैं, वो अभी प्रिय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अध्यक्षीय वक्तव्य कितना महत्वपूर्ण था, ये आपकी तालियों के गड़गड़ाहट में शामिल है। सर ने बिंदुवार इस सत्र के सभी जो मुख्य बातें थी उसको तो रखा ही, लेकिन अंत में सर ने जिस तरह से इस पूरे काल में साहित्य के सामने जो संकट खड़ा हो गया है उसको जिस तरह से उठाया, और वो सिर्फ उपन्यास लेखन का संकट नहीं, वो साहित्य का भी संकट कहीं ना कहीं है। और सर ने जो अंत में कहा कि प्रवाह के विरुद्ध, जो इस दौर में बहुत से लोगों ने कहा कि प्रतिरोध इस साहित्य का मूल होना चाहिए। आपकी समकालीनता में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना प्रतिरोध दर्ज करा पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साहित्य की जो पहचान है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे पढ़ रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, दोनों ही क्रियाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य हम सबके सामने रखा। इस कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं हैं, इसको पूरा करने के लिए इस संगोष्ठी के संयोजक खालिद मुबस्सिर साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। इदारा अदब इस्लामी के सदर डॉक्टर हसन रजा साहब की दरख्वास्त से स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेहमानान की खिदमत में मोमेंटो पेश करवाएं। सबसे पहले आज यहाँ सेमिनार पेपर प्रेजेंट किया है डॉक्टर महराज अली साहब, उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाएगा। PHU से डॉक्टर प्रियंका सुनकर साहिबा तशरीफ लाई, उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाएगा। डॉक्टर प्रेम तिवारी साहब ने भी बहुत पुरवस मकाला पेश फरमाया है। इस सेशन का संचालन डॉक्टर अरुंधति साहिबा ने किया है, उनकी खिदमत में भी मोमेंटो पेश किया जा रहा है। ये सेशन वाकई हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम इन तमाम अच्छे विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से, स्कॉलर से रब्ता करते। ये बहुत हमारे लिए एक तरह से ताउन किया है प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब ने, उन्हीं की कोशिशों से ये हो पाया। वो इस सेशन के संयोजक हैं, उनकी खिदमत में अभी हम लोग प्रोफेसर हरि मोहन शर्मा साहब की अध्यक्षता में जो कुछ आपने फरमाया अपनी तकरीर में, वो हमने मुलाजा किया, कैसी बसीरत अफरोज गुफ्तगू थी, उनकी खिदमत में
और अब आखिर में मैं संयोजक से दरख्वास्त करूंगा कि आभार व्यक्त करें, लेकिन उससे पहले एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी गैप रहेगा और मगरिब की नमाज़ अदा करके, असर और मगरिब की नमाज़ अदा करके 6:30 बजे यहीं हम लोग मिलेंगे। वैलिडिक्ट्री सेशन होगा और 1 घंटा, ये 7:30 बजे ख़त्म हो जाना है, 6:30 से 7:30 के दरमियान। आपसे दरख्वास्त है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब। मित्रों, मैं इस सेशन में बाकायदा तौर से नहीं था, लेकिन मुझे शामिल किया। शुक्रिया खालिद मुबशीर साहब। ये 3 दिन का जो राष्ट्रीय संगोष्ठी उपन्यास केंद्रित रखी, सबसे पहले तो मैं इदारा अदब इस्लामी को इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इसके बहुत ही सफल संयोजन के लिए बधाई कि इतनी खूबसूरती से, और साथ साथ एक और धन्यवाद इसलिए कि ये एक तरह से ज़रूर लिखा हुआ है कि 21वीं सदी में नावल, लेकिन ये पूरी तरह से देखा जाए तो उर्दू उपन्यासों पर केंद्रित सेमिनार था और इसमें हिंदी को भी जगह दी गई। ये यकीनन प्रशंसनीय है। और ये नहीं कि सिर्फ एक सेशन रखा गया, बल्कि इसमें डिस्कशन में भी हिंदी के विद्वान शामिल हुए और उद्घाटन समारोह में भी प्रोफेसर संजीव ने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही व्यापक रूप से जो परिदृश्य है हमारी 21वीं सदी के उपन्यासों का, उस पर बातचीत की। और आज के जो पैनल डिस्कशन था उसमें प्रोफेसर नीरज साहब ने भी। और चूँकि मुझे सिर्फ धन्यवाद देना है तो इसलिए मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कह रहा हूँ कि जो हमारी 21वीं सदी है, संजीव जी ने भी इस ओर इशारा किया था कि ये सिर्फ एक डेट बदल जाने से, एक तारीख बदल जाने से 21वीं सदी शुरू नहीं होती है, बल्कि उसके असरात जो हैं वो 10-12 साल पहले से हमें देखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सदी है, यानी 20 और 23 साल का जो अवधि है, इसमें 2 तरह के उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं। एक तो वो है कि जो एक पीढ़ी वो जो पहले से लिख रही थी, यानी 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पहले भी लिख रही थी और फिर उसके बाद, और एक पूरी पीढ़ी वो आई जिसने 21वीं शताब्दी में ही शऊर हासिल किया लिखने का और चीज़ों को देखने का और फिर उसको अभिव्यक्त किया। तो जाहिर है कि दोनों में एक लिखने का जो ढंग है वो अलग अलग ज़रूर है। वो जो हिंदी उपन्यासों में खुलकर आता है, और अब तो एक नई तरह की हिंदी भी आई है जिसको नई हिंदी कहते हैं, और नई तरह के उसमें विषय हैं, उसका अवसर इस समय नहीं है। और वो जो समय हमारा है ये बड़ा अजीबोगरीब समय है। पूरे दुनिया का परिदृश्य तो है ही हमारे सामने। अगर हम पूरे भारतीय परिदृश्य की बात करें तो इसमें जो किस तरह समय बदला है, आप सबकी नज़र उस पर होगी कि जो टोने टोटके हैं उनको विज्ञान कहा जा रहा है, और जो मिथक है उसको इतिहास बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि चिंताजनक समय हमारे सामने है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उपन्यासकारों के लिए, और वो उपन्यासकार, फिक्शन निगार, उनको बहुत ही संजीदगी से देख भी रहे हैं। तो जहाँ सर ने अभी बात की थी कि अस्मिताओं की बात या मुख्य धारा से अलग की, तो मेरा ये मानना है कि जो पूरा हमारा साहित्य का और हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो ये एक उपवन है, एक बड़ा उपवन है, और उसमें तरह तरह के फूल हैं। तो उसमें स्त्री विमर्श की भी बात हो रही है, जो अस्मिताओं की बात है उसमें आदिवासियों की समस्याएं भी आ रही हैं,
हो सकता है कि इससे पहले वो इतने बेदार ना हो, इतने जागरूक ना हो कि वो अपनी बात कह सकें। तो जब उन्होंने अपनी बात कही तो फिर तथाकथित मुख्य धारा के लोग भी उनकी बात को कहने लगे हैं। वरना उससे पहले कि हम समय को और साहित्य को देखें और फिर इन अस्मिताओं के उभार के बाद के साहित्य को देखें तो हमें फर्क नजर आता है। तो इसी तरह दलित लेखन, आदिवासी और स्त्री जो उन्होंने बात कही कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। तो परचम बनाया है स्त्री ने उसको, और वो अलग अलग रूपों में, कहीं कहीं अतिवादिता भी है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई है। तो ये तमाम सवाल हैं और इसी में एक धारा प्रवासी साहित्य की भी है जिसकी चर्चा नहीं हुई है पूरे। मुझे नहीं पता कि उर्दू में हुई कि नहीं, मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो सका हूँ, लेकिन एक वो भी धारा है। वहाँ हम उनके उपन्यासों में या उनकी कहानियों में देखते हैं कि वो जो हिंदुस्तान से बाहर रह करके साहित्य रचना कर रहे हैं, उनका नज़रिया किस तरह से है, वो भारत को किस तरह देखते हैं, और फिर जो वहाँ उनके जीवन, जो भारत से बाहर रहकर जो जीवन है उनका, वो किन संकटों में है या किन प्रश्नों से जूझ रहा है, वो उसकी झलक हमें वहाँ मिलती है। बहरहाल इस पूरी, मैं इस सत्र की ही नहीं, सत्र का तो धन्यवाद करूँगा ही, इस पूरे जो 3 दिन की संगोष्ठी हुई उसमें जो भी वक्ता आए, विशेष रूप से हिंदी के, उनके अनुपस्थिति में मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इस सत्र में आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी, मेरे ज़रा से एक निमंत्रण पर बहुत सहज रूप से किसी तरह के उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि जब बड़ा आदमी हो जाता है तो वो समय की किल्लत और स्वास्थ्य और तमाम तरह की बातों का हवाला देते हैं, और अदब इस्लामी का नाम सुन के तो बहुत सारे लोगों ने माजरत चाहिए कि मैं आपको यकीन, ये सच बात आज मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों ने इस तरह की माजरत चाहिए कि अच्छा, जमात इस्लामी तो दरअसल में आता, लेकिन मैं व्यस्त हूँ, इस प्रकार से एक हुई है। तो मैं बहुत सर ने कहा है जब तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और बहरहाल आप आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सर। डॉक्टर प्रेम तिवारी, माफ़ कीजिए, डॉक्टर प्रेम तिवारी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, इसलिए नहीं बुलाए कि मित्र हैं, बल्कि आपने देखा उनके वक्तव्य को सुना कि उन्होंने किस तरह उनका जो समकालीन साहित्य है, समकालीन उपन्यास हैं, उन पर कैसी नज़र है, और सिर्फ नज़र नहीं है बल्कि वो उस कैसी वैचारिक दृष्टि से उसको देख रहे हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, हमारी संगोष्ठी में शिरकत की, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर प्रियंका संकर अस्वस्थ थी, अभी 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटल में थी, बनारस से आप आई हैं। जब बात हुई थी तो तब तो ठीक ही थी, बाद में बीच में मालूम हुआ कि वो बहुत सख्त बीमार हैं। तो मैंने उनसे पूछा, कहा नहीं मैं आऊँगी, स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आई है और वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा वक्तव्य, पूरा वक्तव्य नहीं सुन पाए। जो स्त्री चिंतन है उसमें उनकी बड़ी गहरी नज़र है, और वो हालांकि अभी जाहिर है कि करियर उनका शुरू हुआ है, और हमें उम्मीद है कि बहुत आगे तक इस दिशा में जाएंगी। उनके लिए शुभकामनाएं भी, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका आने के लिए। डॉक्टर महराज लिखते हैं, ये गलती मुसलमानों के नामों में मास्टर लोग कर दिया करते हैं प्राइमरी में, तो महराज अली, मैं पहले भी मैं महराज ही कहता रहा हूँ। तो महराज ने जो अपना पर्चा पढ़ा है, और विशेष रूप से मुसलमान किस तरह से उपन्यासों में चित्रित हुए हैं, और उनकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, और किस तरह से जो मुस्लिम समाज से जो दूसरे समाज हैं वो किस दृष्टि से उन्हें देखते हैं, और उनको अपने ही देश में कैसे सवालों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए दूसरी बातें फिर शायद गौण हो जाती हैं, सिर्फ अपने आप को, जैसे कहते हैं कि स्त्री को अपनी शुचिता, और दलित को अपनी योग्यता, और मुसलमान को अपनी देशभक्ति बार बार साबित करनी पड़ती है। तो ये सब प्रश्न हैं जो उपन्यासों में आ रहे हैं, न सिर्फ मुस्लिम उपन्यासकारों के उपन्यासों में, बल्कि दूसरे लोगों के, यानी गैर मुस्लिम जो हिंदी के
मुख्य धारा के जो कथाकार उपन्यासकार कहे जाते हैं, उनके यहाँ भी अब चीज़ें बहुत खुलकर आ रही हैं और वो उन सवालों से वो भी जूझ रहे हैं। उनकी अपनी दृष्टि है और जो मुस्लिम उपन्यासकार हैं उनकी एक अपनी दृष्टि है। तो वो चीज़ें उनके यहाँ थी और वो आए, उन्होंने समय निकाला, हमारे विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत से उन्होंने पर्चा लिखा। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और अंत में इस सत्र का संचालन जो कर रही हैं डॉक्टर अरुंधति, उनकी सलाहियत आप देख ही चुके हैं, उनकी योग्यता और उनकी बड़ी गहरी नज़र है कि, और मैंने उनसे अनुरोध किया तो पूरे सत्र को संभालना और फिर उस पर बड़ी त्वरित टिप्पणी करना भी जो है वो आसान नहीं होता है। बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और अंत में धन्यवाद प्रोफेसर हसन रज़ा साहब का, जो अदब इदारा अदब इस्लामी के अध्यक्ष हैं, और संयोजक हमारे भाई डॉक्टर खालिद मुबशिर बहुत ही सक्रिय हैं इस सेमिनार में तो हैं, इसके अलावा भी उनकी सरगर्मी हम न सिर्फ फेसबुक पर बल्कि दूसरी जगहों पर भी देखते हैं। हमेशा कुछ न कुछ अदब के हवाले से वो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, साथियों को जोड़ते रहते हैं। जिस तरह से वो अपने नौजवान साथियों को, अपने जो विद्यार्थी हैं उनको, सीनियर्स को जैसे जोड़कर रखते हैं, ये उनका कमाल है। वाकई मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद भी करता हूँ इस पूरी संगोष्ठी के संयोजन के लिए और मुझसे ये सब करा लेने के लिए। उसी के साथ उनके जो दूसरे साथी हैं, खासतौर से इरफान वहीद साहब, जो बजाते खुद मुझसे मिलने मेरे घर पर भी आए जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, तो वहीं बैठकर बातचीत हुई। मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर लग रहा है कि मैं जितनी सहभागिता कर पाता इसमें वो नहीं कर पाया हूँ। बहरहाल आप सब श्रोताओं का भी जो देर तक बैठे रहे और बहुत ही अपनी कहें कि ऐसी उपस्थिति कि सिर्फ बैठने के लिए नहीं बैठे हैं, उनकी एक प्रकार से सहभागिता कर रहे हैं, उसको अच्छे से सुनकर उस पर रिस्पॉन्स देकर आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।